नेक्स्ट हम करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो बनाए गए थे, जैसे हम करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी पार्टिकल्स को अगर हमने स्पेसिफाई करना है तो हम उसका क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे। ऐसे ही जब हमने एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने 4 क्वांटम नंबर्स बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है। जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, अब n की वैल्यू 1 है तो उसे बोलेंगे L, n की वैल्यू 2 है तो K हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो M हो जाएगा, ऐसे ही n की वैल्यू 4 है तो N हो जाएगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, इस शेल में प्रेजेंट है, इस शेल में प्रेजेंट है, इस शेल में प्रेजेंट है, या फिर n = 4 शेल में प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल बताता है। ठीक है, इस क्वांटम नंबर से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर n पे तो ही डिपेंड कर रहा है, z तो कांस्टेंट है। ठीक है, जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। n क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n हमें एनर्जी भी बताता है इलेक्ट्रॉन की। ऐसे हमारे पास सेकेंड क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसकी वैल्यूज़ होती हैं 0 अप टू n-1 तक। अब जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो बताता है हमें इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, सब शेल, अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, मेरे पास P सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 2 है तो D होगा, अगर L की वैल्यू 3 है तो F होगा, ऐसे ही L की वैल्यू 4 है तो G होगा। तो जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वो S सब शेल में प्रेजेंट है तो S की शेप क्या होगी। ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सब शेल बताने के साथ साथ क्या बता रहा है, ऑर्बिट की शेप बताएगा। जैसे अगर S है तो S के लिए शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अगर P सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो P के लिए हमारे पास 3 होती हैं, ये होता है एक तो Px है। ठीक है, अगर Py होता तो ये होती शेप उसकी, सिमिलरली अगर Z होता ये तो इसकी शेप ये होती, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही अगर D होता, इलेक्ट्रॉन D सब शेल में प्रेजेंट होता तो उसके लिए शेप्स क्या होती, जैसे ये DXY है, उसकी शेप होती ठीक है, इसमें क्या होगा DXY। तो ऐसे जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है और जो ऑर्बिट की शेप है वो कैसी होगी। अगर S है तो स्फेरिकल होगी, अगर P है तो वो ऐसी होगी, अगर मेरे पास D है तो वो ऐसी होगी। नेक्स्ट है, इसमें अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है या फिर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू, n-1 तक। अगर n की वैल्यू 2 होती तो क्या होगी, L की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, n-1, 2 - 1 1 तक होगी। 1 के लिए S होगा,
ज़ीरो के लिए एस होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो के लिए एस होगा, और पी के लिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट शेल के लिए मेरे पास एक शब शेल है, और n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास 2 शब शेल है, s एंड p। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर मैं किसी भी एटम को, ठीक है, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, जैसे ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैं z डायरेक्शन में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, z डायरेक्शन में है। तो जो मेरे पास ऑर्बिटल, जो हमने अभी किया था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी तो बताता है। तो इसके लिए जब हमने एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, z डायरेक्शन में अप्लाई की है। तो जो L होगा, L क्या है मेरा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट निकालूँ LZ, क्योंकि L के मेरे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, LX होगा, LY होगा, ये होगा। तो जो L है मेरे पास वो Z के साथ कुछ एंगल बना रहा है, अगर थीटा, अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ तो LZ हो जाएगा, और LZ क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कंपोनेंट देखूं तो वो क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास LZ किसके इक्वल आ जाएगा, तो याद रखना है कि जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। अब यहाँ से हमें एक वैल्यूज़ पता है कि हम LZ को लिख सकते हैं MLH कट। ठीक है, ML की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ML है मेरे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो ML है उसकी वैल्यू क्या होती है, -L से +L तक। ठीक है, LZ को हम लिख सकते हैं MLH कट। ML की वैल्यू क्या होती है, -L से +L। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास L की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, या फिर सिंपली 1 है, तो ML की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1 से +1 तक। तो ML की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब है तो LZ को हम लिख सकते हैं MLH कट, और L को हम लिख सकते हैं L+1। यहाँ पे कैपिटल कर, क्योंकि ये क्या है मेरे पास टोटल है, यहाँ पे कैपिटल कर लो, यहाँ पे भी कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल। ये क्या है मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको L भी लिख सकते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है L+1 H कट। ठीक है, L यहाँ पे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, L क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों की वैल्यूज़ याद रखनी है। तो यहाँ से मैं एंगल निकाल सकती हूँ LZ और L के बीच में, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, LZ बाय, ये हो जाएगा
एल जेड की वैल्यू क्या है एम एल एच कट, और एल की वैल्यू क्या है एल प्लस वन एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा एम एल एल प्लस वन। तो ऐसे हम एंगल निकाल सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो यहाँ से अगर मेरे पास L की वैल्यू 1 हो जाए, अगर L की वैल्यू 1 है तो ML की मेरे को कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो -1 आ सकती है, या फिर 0, या फिर 1, क्योंकि ML लाई करता है किस में -L से +L तक। तो ML की वैल्यूज़ मेरे पास 3 हो जाएंगी, तो यहाँ से थीटा की मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो किस किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है, पहले अगर ML की वैल्यू -1 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, ये आ जाएगा -1/√2। अगर 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगी वैल्यू, अगर 1 रखते हैं तो 1/√2 आ जाएगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज़, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी -1/√2, 0 एंड 1/√2। ये तो हमने किया था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसमें क्या करना है, वेस सब कुछ सेम है, अब अगर स्पिन की बात आती है तो इसमें भी सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे एस जेड क्या आ जाएगा एस कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एस, यहाँ पे जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो एस जेड क्या हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा, इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा एस जेड क्या आ जाएगा इसका जेड कंपोनेंट एस कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एस जेड बाय एस जेड को हम जैसे हमने एल जेड लिखा था वैसे ही हम एस जेड लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, वो भी हम सिमिलर वे से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास एम एस एच कट, यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी एम एस की वैल्यू किस में लाई करेगी -s से +s में। इसमें ही अगर स्पिन की वैल्यू मेरे पास या तो हाफ हो सकती है या फिर क्या हो, अगर स्पिन की वैल्यू मेरे पास हाफ है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एम एस की वैल्यूज़ क्या होंगी, या तो -हाफ होगी या फिर +हाफ होगी। अगर एस की वैल्यू मेरे पास 3/2 है तो एम एस की वैल्यूज़ क्या होंगी -3/2, -1/2, 1/2, 3/2 तक। तो अगर एस की वैल्यू हाफ लूँ तो एंगल क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे या तो -हाफ हो सकता है या फिर हाफ हो सकता है। तो अगर यहाँ पे -हाफ होगा तो -हाफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 1/2, 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4 का रूट, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1/रूट आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हाफ पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे हम एंगल निकाल सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम और जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। नेक्स्ट हमारे पास आती है 2 टाइप्स की कपलिंग करते हैं। पहली होती है मेरे पास एल.एस. कपलिंग और सेकंड होती है जे कपलिंग। अब एल.एस. कपलिंग में क्या होगा, मेरे पास सपोज कर लिया 2 एटम्स हैं
जिसका फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम है L1, सेकंड का क्या है L2 है। सिमिलरली उसका स्पिन S1 होगा और स्पिन S2 होगा। तो इसमें अगर मैं टोटल L निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, L हो जाएगा L प्लस हाफ से माइनस से, ठीक है। टोटल L कैसे निकलेगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इन दोनों की इंटरेक्शन से। जब इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शंस। तो ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास L की, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है और वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे इन दोनों की कपलिंग की वजह से मेरे पास एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे L1 की वैल्यू होती 1, इसकी वैल्यू होती 1, तो जब मैं L की वैल्यू निकालूँ टोटल L, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2, 1 प्लस 1, तो 0 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास टू वैल्यूज़ थी, बट जब इन दोनों की कपलिंग होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरे पास L की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इन दोनों में यहाँ पे तो सेम थे, दोनों की वैल्यू सेम थी, तो जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी दोनों की। बट यहाँ पे क्या आई हैं, L की वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं, तो इन दोनों में एनर्जी का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जब भी कभी भी कपलिंग होगी तो वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये याद रखना है। LS कपलिंग में जो ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। LS कपलिंग में ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग और स्पिन स्पिन कपलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू किसके होगी, LS कपलिंग की या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के। LS कपलिंग में ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग, क्योंकि L निकाला है मैंने टोटल कहाँ से, L1 L2 वैल्यू से, ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग करके, ठीक है। अब अगर मैं टोटल S निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 तक। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही जब स्पिन स्पिन कपलिंग होगी तो वहाँ पे भी मेरे पास एनर्जी में डिफरेंस आएगा, ठीक है। जब एनर्जी में डिफरेंस आएगा उसकी वजह से मेरे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो जब भी कपलिंग होगी मेरे पास एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अगर स्पिन की वैल्यू दोनों की मैं मान लूँ S1 की भी हाफ है और S2 की भी हाफ है, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। बट अगर इनकी कपलिंग होगी तो कपलिंग की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, तो S की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस आएगा। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। अगर S की वैल्यू 0 है मतलब क्या है कि वो एक ही ऑर्बिट में बट ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, वो एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमें आगे फाइंड करना होगा कि लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी। लोएस्ट एनर्जी मीन्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, फाइंड करनी होगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए जिसकी वैल्यू S की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतनी ही उसकी वैल्यू लोएस्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट, S की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। तो जो भी ट्रिपलेट स्टेट में प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेकंड केस है कि जितनी L की वैल्यू लार्ज होगी उतनी उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं एनर्जी के लिए। L की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी। और L की वैल्यू लार्ज होगी देन उसकी वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। अगर आपने नेक्स्ट हम आगे करेंगे जब हम टर्म सिंबल चेक करेंगे तो पहले हम S को चेक करेंगे, ठीक है। अगर S की वैल्यू लार्जर है
तो हम बोल देंगे कि वो लोएस्ट स्टेट में है। अगर s की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, जैसे दो ऑर्बिट्स हैं, उन दोनों की s की वैल्यू सेम आ गई, तो हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, l की वैल्यू, ठीक है। तो l की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतनी उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। थर्ड केस क्या है, अब हमने L की वैल्यू निकाली है और S की वैल्यू निकाली है। L क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। S क्या होता है मेरे पास, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो मेरे पास स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन का, जब वो कपल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो जो J होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, L माइनस S से L प्लस S तक। L माइनस S से कहाँ तक होगा, L प्लस S तक। तो ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण भी मेरे पास एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तो मेरे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो मैं J की वैल्यू देखूँ, ठीक है, J की वैल्यू अब अगर तो मेरे पास हाफ फिल्ड है या फिर लेस देन हाफ फिल्ड है, हाफ फील्ड से ऑर्बिट क्या है, लेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेस देन हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी J की वैल्यू लोएस्ट होगी उतनी उसकी वैल्यू एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी। ये क्या है, एनर्जी। तो अगर कोई भी मेरा ऑर्बिट लेस देन हाफ फील्ड से लेस है, तो जितनी J की वैल्यू लोएस्ट होगी उतनी ही उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोएस्ट होगी। अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा है, ठीक है, अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा है, ग्रेटर देन हाफ फील्ड, तो जितनी J की वैल्यू हाईएस्ट होगी उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी। ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि S की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतनी उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। सेकंड, जितनी L की वैल्यू लार्जर होगी उतनी वैल्यू उसकी लोएस्ट होगी एनर्जी। थर्ड केस है कि अगर हाफ फील्ड से ऑर्बिट कम है तो यहाँ पे J की वैल्यू जितनी लोएस्ट होगी उतनी ही एनर्जी लोएस्ट होगी। अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो जितनी एनर्जी हायर होगी, J की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतनी ही एनर्जी उसकी लोएस्ट होगी। ये थी हमारे पास LS कपलिंग। तो LS कपलिंग में ऑर्बिट और स्पिन कपलिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, क्योंकि LS कपलिंग में हम पहले टोटल L फाइंड करते हैं, किससे, ऑर्बिट कपलिंग से, फिर टोटल L फाइंड करते हैं किससे, स्पिन कपलिंग से, देन हम फाइंड करते हैं टोटल J। नेक्स्ट है कि अगर J इज इक्वल टू L प्लस S है, ठीक है, अगर मैं एंगल फाइंड करना चाहती हूँ L और S में, अगर मैं एंगल फाइंड करना चाहूँ L और S में, तो वो क्या होगा, ध्यान रखना है, हम 3 केसेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस है कि जब एंगल फाइंड करने, आपने किन्हीं 2 टर्म्स में अगर एंगल फाइंड करना है तो वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे एंगल अगर फाइंड करना है L और S में तो यहाँ पे L एंड S प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्या करना है, इसका स्केयरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2LS कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, L और S में एंगल है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर बाय 2LS। अब हमने निकाला है, ठीक है, L की वैल्यू हमने निकाली है, L प्लस 1 H कट। सिमिलरली S को हम लिख सकते हैं H कट। सिमिलर वे से हम J को लिख सकते हैं
जे प्लस वन एच कट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो ये क्या आ जाएगा, एल प्लस वन एच कट माइनस यहाँ पे जे आएगा, एल आ जाएगा माइनस एस प्लस वन एच कट का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एल प्लस वन एच कट और साथ में क्या आ जाएगा, एस वाली टर्म। ठीक है, एच कट स्क्वायर हो जाएगा और एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम एल और एस में एंगल फाइंड कर सकते हैं। जो थीटा है वो एंगल है एल और एस में। ठीक है, सिमिलर वे से अगर हमने एंगल फाइंड करना है एस और जे में, अब हमें एंगल फाइंड करना है एस और जे में, तो एस और जे मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और एल को हम लिख सकते हैं जे माइनस एस। अब एल को क्या लिख सकते हैं, जे माइनस एस। ठीक है, तो जिसमें एंगल फाइंड करना है वो टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, जे का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 एस कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा एंगल क्या है, जे एंड एस में एंगल है। ठीक है, अब थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा ये आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एस, यही हो जाएगा। अब जे स्क्वायर की सिमिलर वैल्यूज पुट करते हैं, मैं सीधे ही कर रही हूँ। ये हो जाएगा जे प्लस वन प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास 2 रूट जे प्लस वन एस प्लस वन। जो एच कट था वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास एस जे एंड एस में। अब अगर एंगल फाइंड करना है मैंने एल एंड जे का, ठीक है, अब एंगल फाइंड करना है एल एंड जे का, तो एल एंड जे मेरे यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एस को क्या लिख सकते हैं हम, जे माइनस एल, फिर स्क्वेयरिंग करनी है, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस 2 डॉट एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस स्क्वेयर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जे स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 और इसकी जब जे की वैल्यूज पुट करेंगे एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जे प्लस वन एल प्लस वन। तो ये एंगल है थीटा, किसके और किस में है एंगल, ये जे और एल के बीच में। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है जिसमें भी एंगल निकाल रहे हैं वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। अब तक हमने एल एस कपलिंग की है, अब करते हैं जे कपलिंग। तो जे कपलिंग में क्या होगा, जे कपलिंग में जैसे कोई 2 एटम्स हैं जिसकी वैल्यूज़ L1 एंड L2 हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर क्या है L1 एंड L2, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है S1 एंड S2। तो अब हम जब
एल एस कपलिंग कर रहे थे तो वहाँ पे क्या थी, पहले इन दोनों की कपलिंग से हम टोटल एल निकालते थे, फिर इन दोनों की कपलिंग से हम टोटल एल निकालते थे। बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, J1 निकालेंगे। J1 क्या होगा, L1 माइनस S12 L1 प्लस S1। सिमिलरली J2 क्या हो जाएगा, L2 माइनस S2 2 L2 प्लस S2। अब जे कपलिंग में हमारे पास जो स्पिन स्पिन ऑर्बिट ऑर्बिट या फिर स्पिन स्पिन कपलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब टोटल J होगा वो क्या होगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 तक। ठीक है, तो जो मेरे पास टोटल J होगा वो क्या होगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 तक। तो ध्यान रखना है कि कौन सी कपलिंग है, LS कपलिंग है कि JJ कपलिंग है। LS कपलिंग है, LS कपलिंग में हम पहले टोटल L निकालते हैं फिर S निकालते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिट एंड स्पिन स्पिन कपलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और JJ कपलिंग में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और टोटल J हमारा ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर मैं किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, ठीक है, तो जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। जो मेरे पास एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, वो क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है जब हम एटम को किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल होता है, करंट इनटू एरिया। ठीक है, अगर ये एक उसमें घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में घूम रहा है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, करंट इनटू एरिया। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सर्कल में घूम रहा है और उसका रेडियस क्या होगा, r है, तो एरिया क्या हो जाएगा, I इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो चार्ज है, जब भी चार्ज घूमेगा, ठीक है, मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, -e। और टाइम पीरियड क्या है, जब वो एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है तो डिस्टेंस क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट करने में उसे कितना डिस्टेंस लगेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस, वो क्या होता है 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। वी क्या है, वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस ई वी 2 पाई आर इंटू आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ई वी आर बाय 2, ये आ जाएगा। अब अगर m को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ तो हमें पता है जो l होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है mv/r। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे कैपिटल L आएगा
स्मॉल एल है तो वो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2m। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ म्यू बाय एल करूँ माइनस ई बाय 2m आ जाएगा। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और मास भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इस रेशो को हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो। जो जायरोमैग्नेटिक रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है इस पे डिपेंड नहीं करती है, किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं उस पे भी वो डिपेंड नहीं करती है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे हम L की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब L की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस 1 एच कट, और एच कट को यहाँ पे लिखूँ तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। म्यू बी क्या है, ई एच कट बाय 2m, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, म्यू बी तो मेरे पास म्यू ऑर्बिटल मोशन के कारण है तो ये हो जाएगा माइनस म्यू बी एल प्लस 1। अब ये आया है मेरे पास ऑर्बिटल मोशन के कारण जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब इसको जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ GL। ठीक है, अब GL क्या है, G मेरे पास होता है लैंडेस जी फैक्टर, और उसकी वैल्यू होती है मेरे पास GJ 1 प्लस JJ प्लस 1 SS प्लस 1 माइनस LL प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2JJ प्लस 1। अब अगर मैं सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की बात कर रही हूँ, तो अगर ऑर्बिटल मोशन है तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, प्योरली ऑर्बिटल मोशन है तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें पता है j क्या होता है, l प्लस s, तो j को मैं लिख सकती हूँ l। तो यहाँ से j क्या हो जाएगा, 1 प्लस j को लिख सकती हूँ l प्लस 1, ये 0 है, l प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2l प्लस 1। ये वाली टर्म 0 हो गई और यहाँ पे क्या बचा 1, तो g इसको मैं l भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे GL आएगा और GL की वैल्यू क्या होती है 1। ये याद रखना है, जब भी ऑर्बिटल मोशन होगा उसके लिए लैंडेस जी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब करते हैं। अब हमने किया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो रिवॉल्व कर रहा था ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आया, बट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी स्पिन के कारण अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन भी तो करता है, तो स्पिन मोशन के कारण भी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज सेम आएंगी। यहाँ पे L है तो स्पिन के कारण S प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा GS। अब GS की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या है, सिर्फ स्पिन मोशन के कारण। अगर स्पिन मोशन के कारण है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, J क्या होता है L प्लस S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J को लिख सकती हूँ S। तो यहाँ से J की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस S प्लस 1 प्लस S प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2SS प्लस 1। दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स SS प्लस 1 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो J को S भी लिख सकती हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1
2। तो जी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। तो स्पिन ऑर्बिटल मोशन के कारण ये टर्म आ रही है मैग्नेटिक मोमेंट, और लैंडेस जी फैक्टर की वैल्यू क्या है 1 है ऑर्बिटल मोशन के कारण, और स्पिन मोशन के कारण उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। अब अगर मैं टोटल देखूं, क्योंकि जो एटम है उसमें तो स्पिन मोशन भी हो रहा है और ऑर्बिटल मोशन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा एटम का, वो आएगा जे। यहाँ पे क्या आ जाएगा जे प्लस 1, यहाँ पे जी जे आ जाएगा। ठीक है, ये था ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्या है स्पिन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्या है टोटल एटम के कारण। ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल मोशन भी आएगा और स्पिन मोशन भी आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास लैंडेस इंटीग्रल रूल। इसमें क्या है, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर मैं 2, ठीक है 2 मेरे पास स्टेट्स हैं, उसमें इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी 2 स्टेट्स की, वो होगी ए एल डॉट एस। एल डॉट एस क्या है मेरे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, ए क्या है मेरे पास कपलिंग कांस्टेंट। और एल डॉट एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एल डॉट एस की वैल्यू जे हमें पता है एल प्लस एस होता है, तो जे स्क्वेयर क्या हो जाएगा एल स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस 2 एल डॉट एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम एल डॉट एस की डॉट है तो यहाँ पे थीटा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल डॉट एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल डॉट एस की वैल्यू हो जाएगी बाय 2। तो जे की वैल्यू जे प्लस 1, एल प्लस 1, एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच कट का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम एल डॉट एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट करनी है। और यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं जे है एल है एस है, वो क्या है कांस्टेंट टर्म्स हैं, सिर्फ जो वेरी करेगा वो क्या है z रेस टू पावर 4। तो टर्म याद रखनी है कि जो डेल्टा ई है वो z रेस टू पावर 4 पे डिपेंड करता है, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो z रेस टू पावर 4 पे डिपेंड करती है। ठीक है, z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट करते हैं इसकी एग्जांपल जो कि गेट 2020 में आया था। अ हाइड्रोजन एटम इज इन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट। इस स्टेट में गिवन है एल एम एल। यहाँ पे स्टेट क्या होती है एल एम एल, बट यहाँ पे एम एल की वैल्यू क्या गिवन है हमें एल। अब इफ़ एल लाइज ऑन अ कोन which makes an angle half angle 30 degree with respect to z axis। अब क्या है L है वो z एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें L की वैल्यू पूछी है क्या होगी। अब हमें पता है L वेक्टर जब भी z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है, वो क्या होगा एल जेड। और एल जेड की वैल्यू अगर हम कंपोनेंट फाइंड करें एल का अलोंग जेड एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा कॉस एल वेक्टर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा कॉस 30 क्या होता है मेरे पास 1/3/√2। अब यहाँ से मेरे पास एल जेड को हम लिख सकते हैं ML_H कट, और L को हम क्या लिख सकते हैं L प्लस 1 रूट H कट इंटू √3/2। H कट से H कट कैंसिल हो गया। ML क्वेश्चन में गिवन है, ML को हम क्या लिख सकते हैं L, तो ये हो जाएगा L प्लस 1। इसको मैं अगर इधर लेके आई ये बन जाएगा। अब क्या करनी है स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड्स,
अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा 4l² / 3, यहाँ पे आ जाएगा l+1। इसको हम लिख सकते हैं l² + l। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे l² / 3, l कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और उसका l का z एक्सिस के साथ कंपोनेंट फाइंड करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।